वियतनाम के पहाड़ी इलाकों में एक अजीब रिवाज आज भी है। यहाँ पतियों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनके खुद के किए हुए गुनाहों के लिए नहीं, बल्कि उनकी पत्नियों के कर्ज की वजह से। ये परंपरा कुछ खास आदिवासी ग्रुप्स में देखने को मिलती है और इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसका असर आज भी फैमिलीज और कम्युनिटीज पर साफ दिखता है। इस ऐसे में हम इस अजीब प्रथा के बारे में जानेंगे, इसका इतिहास, कल्चरल सिग्निफिकेंस और ह्यूमन राइट्स पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये प्रथा खास तौर पर चमोंग जैसे ग्रुप्स में ज्यादा देखने को मिलती है। ये कम्युनिटीज अक्सर रिमोट एरियाज में रहती हैं, जहां एजुकेशन और लीगल रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। इस वजह से यहाँ ट्रेडिशनल कस्टम्स और बिलीफ्स का बहुत ज्यादा दबदबा होता है। पत्नियों के कर्ज की वजह से पतियों को गिरफ्तार करने का ये रिवाज इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे परंपराएं जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के मॉडर्न नोशन से टकरा सकती हैं। गिरफ्तारियां ऑफिशियल पुलिस नहीं करती, बल्कि इन्हें कम्युनिटी खुद एनफोर्स करती है, अक्सर विलेज एल्डर्स या लीडर्स की मदद से। इससे इस इश्यू को लीगल तरीके से एड्रेस करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल जस्टिस सिस्टम के बाहर होता है। ये प्रथा अक्सर सीक्रेसी में होती है, जिसकी वजह से सही इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रथा को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। पत्नियों के कर्ज के लिए पतियों को जिम्मेदार ठहराने की ये परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत उस जमाने में हुई थी जब औरतों के पास आर्थिक ताकत बहुत कम थी। ऐसे समाजों में पुरुषों को घर का मुखिया माना जाता था। परिवार की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी उनकी होती थी। फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड के दौरान इस रिवाज को और भी ज्यादा बल मिला। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर टैक्स कलेक्ट करने और नियमों को लागू करवाने के लिए लोकल लीडर्स पर निर्भर रहती थी। इस सिस्टम ने अनजाने में ही फैमिलीज और कम्युनिटीज में पुरुषों के अधिकार को और मजबूत कर दिया। इसने पत्नियों के कामों, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के लिए पतियों को अकाउंटेबल ठहराने की प्रथा को और भी पक्का कर दिया। समय के साथ ये प्रथा इन कम्युनिटीज के सामाजिक ताने बाने में गहराई से रच बस गई। ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट से बदलकर एक डीपली हेल्ड कल्चरल नॉर्म बन गई। मॉडर्न वियतनाम आने के बाद भी ये प्रथा रिमोट एरियाज में जारी रही और अक्सर नेशनल लॉज और इंटरनेशनल स्क्रूटिनी से बचती रही। पत्नियों के कर्ज के लिए पतियों को गिरफ्तार करने की ये प्रथा इन कम्युनिटीज के कल्चरल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई है। एक मुख्य कारण है फैमिली यूनिटी और ऑनर का कॉन्सेप्ट। इन कल्चर्स में परिवार को एक इकाई माना जाता है और उसकी रेप्यूटेशन बहुत मायने रखती है। एक सदस्य द्वारा लिया गया कर्ज पूरे परिवार का कर्ज माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जेंडर रोल्स का ट्रेडिशनल व्यू। हालांकि इन कम्युनिटीज में औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन उन्हें अक्सर घर और परिवार से जुड़े कामों तक ही सीमित रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों से प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर होने की उम्मीद की जाती है। काम का ये ट्रेडिशनल डिवीजन इस बिलीफ को बढ़ावा देता है कि अल्टीमेटली परिवार के फाइनेंशियल मैटर्स के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा इन कम्युनिटीज के पास अक्सर फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच नहीं होती। इससे कम्युनिटी के भीतर इनफॉर्मल लेंडिंग प्रैक्टिसेस पर निर्भरता बेआस जाती है। ऐसे सिस्टम में रिपेमेंट इंश्योर करने में पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पति की गिरफ्तारी का डर फैमिलीज के लिए अपने कर्ज को चुकाने के लिए एक पावरफुल इंसेंटिव का काम करता है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने एक सदस्य की आजादी कुर्बान क्यों न करनी पड़े। इस प्रथा का फैमिलीज और कम्युनिटीज पर बहुत बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे पहला और सीधा परिणाम होता है परिवार का टूटना। पति और पिता की गिरफ्तारी से परिवार मुश्किल में पड़ जाता है और उनके पास से उनका प्राइमरी ब्रेडविनर और केयरगिवर छिन जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करने या छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। इमीडिएट फैमिली के अलावा इस प्रथा के ब्रॉडर सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ये गरीबी और असमानता के चक्र को बढ़ावा देती है।
क्योंकि गिरफ्तारी के इकोनॉमिक और इमोशनल फॉलआउट से उबरने के लिए फैमिलीज संघर्ष करती हैं। ये इन कम्युनिटीज के भीतर ट्रस्ट और सोशल कोहिजन को भी कमजोर करती है। गिरफ्तारी का डर एक भय और संदेह का माहौल बनाता है, क्योंकि लोग पैसे उधार देने या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से कतराते हैं। इस प्रथा का इन्वॉल्व्ड लोगों के मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। गिरफ्तार हुए पति शर्म, अपमान और नाराजगी महसूस कर सकते हैं। पत्नियां अपने पति की इस हालत के लिए कहूद को दोषी और जिम्मेदार मान सकती हैं। इससे फैमिलीज में तनाव और कलह हो सकता है, जो इस परंपरा के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को और भी बदतर बनाता है। पत्नियों के कर्ज के लिए पतियों को गिरफ्तार करने की ये प्रथा गंभीर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स खड़ी करती है। ये कानून के समक्ष समानता और व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। हर व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है। उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से भी मुक्ति का अधिकार है। किसी ऐसे कर्ज के लिए किसी को गिरफ्तार करना जिसका उसने व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है, इन फंडामेंटल राइट्स का स्पष्ट उल्लंघन है। ये प्रथा औरतों को भी डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट्स करती है, इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तार उन्हें नहीं किया जा रहा है। ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करती है और इन कम्युनिटीज में औरतों की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को बढ़ावा देती है। पतियों को उनकी पत्नियों के कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहराकर ये दर्शाता है कि औरतें अपनी फाइनेंसेस खुद मैनेज करने में सक्षम नहीं है और पुरुषों पर उनकी निर्भरता को और बढ़ावा देती है। आरोपी व्यक्तियों के लिए ड्यू प्रोसेस और लीगल प्रोटेक्शंस की कमी एक और बड़ी चिंता का विषय है। कई मामलों में पतियों को बिना कोई फॉर्मल चार्जेस लगाए या अपना बचाव करने का कोई मौका दिए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें अक्सर लीगल रिप्रेजेंटेशन या निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा जाता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ये कमी अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करती है जहां ये सब आसानी से पनप सकते हैं। हालांकि पत्नियों के कर्ज के लिए पतियों को गिरफ्तार करने की ये प्रथा एक अलग थलग घटना लग सकती है, लेकिन दुख की बात है कि ये सिर्फ वियतनाम तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में ऐसी ही प्रथाएं देखने को मिलती हैं, जो अक्सर कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ्स और परिवार और जेंडर रोल्स के ट्रेडिशनल नोशंस में निहित होती है। ये प्रथाएं कुछ खास ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस की यूनिवर्सलिटी को उजागर करती हैं, भले ही ये कल्चरली स्पेसिफिक वेज में ही क्यों न दिखाई दें। उदाहरण के लिए साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में दहेज प्रथा का प्रचलन है। इसमें शादी की एक शर्त के तौर पर दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को पैसे या उपहार दिए जाते हैं। अगर दुल्हन का परिवार तयशुदा दहेज देने में विफल रहता है तो दूल्हे का परिवार दुल्हन को परेशान कर सकता है, उस पर अत्याचार कर सकता है, यहाँ तक कि उसे जान से भी मार सकता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में वे दुल्हन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसके परिवार से और पैसे ऐंठने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये प्रथाएं भले ही अपने स्पेसिफिक फॉर्म्स में अलग अलग हों, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है, ये सभी परंपरा संस्कृति या सामाजिक मानदंडों के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। ये ह्यूमन राइट्स के एक ऐसे यूनिवर्सल फ्रेमवर्क के महत्व को दर्शाती हैं जो कल्चरल रिलेटिविज्म से परे हो और सभी व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रदान करे।